हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गया है। बस 2 दिन बाद जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्ज़ाम में जाना है। अपने आप पे भरोसा रखना है कि मैंने मेहनत की है और मैं जो है एग्ज़ाम को फोड़ूंगा। मैं जो है एग्ज़ाम में बेहतर करूंगा, एक अच्छा रैंक लेकर आऊँगा, एक अच्छा कॉलेज में जाऊंगा। इसी कॉन्फिडेंस को लेकर आपको एग्ज़ाम में जाना है। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिख सकता है, तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली फ़ायदा देगा, है ना। और केमिस्ट्री और बायो की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन आता है बाबू, इसके लिए घबराना नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा सा जो है वो लेंदी टाइप का आता है। तो अगर आप पेशेंस बना के रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, अपने आप को संभाल कर रखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को भी, फिजिक्स को भी आप फोड़ कर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। कार्बन का देखिए 3 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल होता है, sp sp2 sp3। उसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा। तो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, शॉर्ट में इसको en लिखते हैं, अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल में पता करना है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस करेक्टर sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए sp में निकालना है तो sp में s कितना है, एक टोटल नंबर कितना है, एक s है एक p है, बट्टा में 2 कर देंगे इंटू 100। ऐसा ही तो परसेंटेज निकलता है, कितना आएगा 50%। वैसे ही sp2 में निकलेगा तो 33.3%, इसमें निकलेगा तो 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए ए वाला देखिएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी में ए नहीं मार देना है। बी वाला देखिए sp sp2 sp3, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जब भी आपसे पूछे, आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है। आपको वहाँ पर क्या गिनना है, अल्फा हाइड्रोजन को गिन लीजिए। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा जो होता है कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी हो। तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा है, जो कार्बन जो है वो कार्बोकटायन के रूप में काम कर रहा है, उसके बगल वाले कार्बन को देखना है ना। इस कार्बन को देखेंगे हम, इसके पास देखेंगे कितना हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन के रूप में काम करेगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। बी वाला देखिए, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके साथ कोई कार्बन लगा हुआ है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। इसके हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, इसके बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन के रूप में काम करता है। वैसे ही देखिए यहाँ पर इस कार्बन को उठाएंगे, इसके बगल वाले कार्बन 1 2 3 तीनों हो जाएगा। इन तीनों के पास हाइड्रोजन 3 3 6 तरीके 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी में आएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डी वाला भी गिन लीजिए। इस कार्बन को पकड़िए, इस कार्बन के बगल वाला ये कितना हाइड्रोजन है जी, 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर चारों को क्रम में सजाए स्टेबिलिटी के, तो सबसे ज़्यादा सी, फिर डी, फिर ए, और सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगा बी का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बोल रहा है कि किसमें जो है, मतलब ऑर्डर क्रम में आपको सजाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसमें जल्दी होगा, किसमें देर से होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का गरीब होता है। तो ये किसके पास जल्दी जाएगा, जो पहले से इलेक्ट्रॉन का धनी है, इस हिसाब से आपको सोचना है। जिसके पास पहले से ही भर भर के इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाएगा इलेक्ट्रोफाइल कि भैया हमको भी इलेक्ट्रॉन दे दो, हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। अब इन चारों में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कौन कर रहा है। तो पहला देखिए बेंजीन है, दूसरा ये CH3, ये प्लस आई का काम करता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। लेकिन ये तीसरा जो आप देख रहे हैं OCH3, ये प्लस M के रूप में काम करता है, ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग को, मतलब और ज़्यादा जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो है अच्छा काम करता है। जबकि चौथा अगर आप देखिएगा CF3, ये माइनस आई के रूप में काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। ये बेंजीन रिंग से और इलेक्ट्रॉन खींच को बेंजीन को और कंगाल कर देगा। तो जिस बेंजीन के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले किसके पास आएगा, तीसरे वाले के पास, फिर दूसरे वाले के पास, फिर किसके पास जाएगा, पहला कि चौथा। भैया पहला जो है सिर्फ बेंजीन है, जबकि चौथा में देखिए ये माइनस आई आके और जो है कंगाल कर दिया बेंजीन को, है ना। तो दूसरा के बाद हो जाएगा पहला और सबसे लास्ट में हो जाएगा चौथा, क्योंकि यहाँ पर
माइनस आई ग्रुप जो होता है लगा है, जबकि बेंजीन में ना माइनस आई ना प्लस आई, है ना। तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना। इस टाइप से देखिए मुंह खुला हुआ है, तो इस टाइप से हम लोग क्रम से जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है, एसिडिक क्रम में, अम्लीयता के क्रम में सजाना है। तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इसका ऑर्डर पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई। अगर माइनस आई ग्रुप खींचने वाला ग्रुप लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके, कभी कभी जो होता है पीके वैल्यू देके एसिडिटी पूछ लेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है पीके के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखेंगे कि माइनस आई जो है ग्रुप जहाँ पर लगा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो पहला देखिए ये क्या है जी, बेंजीन के ऊपर जो है OH फिनॉल है, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर CH3 जो होता है ये प्लस आई का काम करता है, ये माइनस आई का काम नहीं करता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। दूसरा जो आप देख रहे हैं C6H5OH, ये आपको यहाँ पर फिगर नहीं बनाया है, लेकिन ये बात कर रहा है किसका, फिनॉल का, है ना। ये C6H5 क्या है जी, फिनाइल है। तो बेंजीन के ऊपर जो होता है OH है तो ये फिनॉल है। यहाँ सी वाला देखिए यहाँ पर जो है NO2 है और ये माइनस आई का काम करता है। डी में देखिए यहाँ पर भी NO2 है, ये माइनस आई का काम करता है। लेकिन सी में देखिएगा तो NO2 जो है ये पैरा पोजीशन पे है, जबकि डी में NO2 जो होता है ये मेटा पोजीशन पे है। तो अगर NO2 जो माइनस आई है अगर वो ऑर्थो ग्रुप पे लगा हो या फिर पैरा ग्रुप पे लगा हो तो एसिडिटी जो होता है वो बढ़ा देता है और ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सी वाला। उसके बाद जो होता है उसके बाद डी हो जाएगा, है ना। भले ही मेटा पे लगा है लेकिन माइनस आई तो है। उसके बाद कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सबसे कम जो होता है ये आपका ए वाला हो जाएगा। ए वाला का सबसे कम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर CH3 प्लस आई के रूप में काम कर रहा है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे कम कर देगा। तो क्रम में सजा लिए, CDBA करेक्ट ऑप्शन पहला ही दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि इन जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब जेल्डाल मेथड से जो होता है किसमें नाइट्रोजन का जो होता है डिटेक्शन कर सकते हैं। मतलब देखिए हर एक कंपाउंड जो आपको चारों दिया हुआ है सब में क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन जेल्डाल मेथड से हर जगह नाइट्रोजन का पता नहीं लगाया जा सकता है। जेल्डाल मेथड से जो होता है 3 जगह आपको NCERT में दिया है कि वहाँ पर नाइट्रोजन का पता हम लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब उस कंडीशन में जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का डिटेक्शन नहीं करते हैं, वहाँ पर ड्यूमास मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ, पहला होता है एजो बोलते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को। दूसरा है नाइट्रो NO2। और तीसरा है नाइट्रोजन अगर कहीं रिंग में हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग। अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन हो, जैसे में पिरिडीन का फिगर देखिएगा तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो रिंग के अंदर होता है, ये इस रिंग के अंदर है। तो इन तीनों में जो होता है नाइट्रोजन का जो पता है वो जेल्डाल मेथड से नहीं लगाते हैं। इन तीनों में नाइट्रोजन का पता ड्यूमास मेथड से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि किस में जो है हम लोग जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का पता कर सकते हैं। ए देखिए ये ए जो है इसमें नहीं कर सकते हैं। बी आप देखिए ये NO2 नाइट्रो है, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा देखिए पिरिडीन है ना, नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका पता कितना % नाइट्रोजन है ना, कितना उसकी मात्रा है, इसकी पता हम लोग यहाँ पर जेल्डाल मेथड से कर सकते हैं, बाकी तीनों में नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है द बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड फ्रॉम द मिक्सचर। एक मिक्सचर है उसमें नेप्थलीन भी है और बेंजोइक एसिड है। किस मेथड से जो होता है इन दोनों को अलग करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम लोग इसका सब्लिमेशन करेंगे तो नेप्थलीन क्या होता है कि ये सॉलिड होता है, और जब इसका सब्लिमेशन प्रोसेस में जाएगा तो ये गैस बन के उड़ जाएगा और रिएक्शन में क्या बचेगा जी, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड। तो वहाँ से हम लोग सेपरेट कर लिया, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि लैसगने टेस्ट, है ना। इसको देखिए क्या पढ़ते हैं, इसको रसायन बहुत सारे जो लोग अलग अलग पढ़ते हैं
लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेस्गेने टेस्ट। तो लेस्गेने टेस्ट जो होता है इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। लेस्गेने टेस्ट जो होता है ये 4 चीज़ को डिटेक्ट करता है। पहला हो गया हेलोजन, है ना, हेलोजन में आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फोस्फोरस, चौथा सल्फर। इन 4 चीज़ के डिटेक्शन के लिए हम लोग लेस्गेने टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए पूछता है कि क्या ऑक्सीजन के लिए लेस्गेने टेस्ट यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ऑक्सीजन के डिटेक्शन में हम लोग लेस्गेने टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 का डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला देखिए नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन है, तो इन तीनों का डिटेक्शन कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए बोल रहा है कि इन लेस्गेने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, और वहाँ से विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ आयरन, मतलब Fe+3 के साथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखिए एक तो आपसे डायरेक्ट कलर देके पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है ना। और दूसरा आपको इस टाइप से जो होता है ये पीपीटी बना के दे देगा कि बताइए किस प्रकार का कंपाउंड बनता है। तो ब्लड रेड कलर, अगर मान लीजिए हम लोग लेस्गेने टेस्ट किए और पीपीटी जो मिला वो ब्लड रेड कलर मतलब खूनी लाल कलर का अगर मिल रहा है, तो ये बताता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है। अगर पीपीटी येलो कलर का आया, इससे पता चलता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका फोस्फोरस है ना, फोस्फोरस प्रेजेंट है। अगर पीपीटी जो होता है वायलेट कलर का आया, इससे पता चलता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है। और अगर पीपीटी लेस्गेने टेस्ट किए हम लोग, है ना, और वहाँ पर एक पीपीटी बना जिसका कलर आपको मिल रहा है प्रूसियन ब्लू कलर, ये भी पूछ देता है कि बताइए हम लोग लेस्गेने टेस्ट किए और ब्लड रेड कलर मिल रहा है, तो ये किस मतलब एलिमेंट का जो होता है डिटेक्शन, मतलब कौन सा एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंट होगा। तो देखिए ब्लड रेड कलर होता है तो नाइट्रोजन सल्फर, येलो रहेगा तो फोस्फोरस, अगर पीपीटी वायलेट आएगा तो सल्फर, है ना, और प्रोसियन ब्लू कलर होगा तो वहाँ पर जो होता है ये नाइट्रोजन के डिटेक्शन का यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब ब्लड रेड कलर का आता है तो उस कंडीशन में जो पीपीटी बनता है वो पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में पीपीटी जो बनता है वो थायोसाइनेट बनता है, वो करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा ना, FeSCN, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है +2। तो रेयर केस होता है कि आपसे पीपीटी भी पूछ ले, मैक्सिमम केस में जो होता है आपसे ये कलर ही पूछ लेता है ना। पीपीटी का बोलेगा कि ब्लड रेड कलर बन रहा है तो बताइए उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। येलो बन रहा है तो बताइए कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फोस्फोरस, वायलेट सल्फर, है ना। प्रूसियन ब्लू कलर का पीपीटी मिल रहा है तो उसमें कौन सा जो है एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो नाइट्रोजन, है ना। इस टाइप से जो होता है हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पूछ रहा था कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का जो होता है बनेगा, कंपाउंड किस टाइप का बनेगा, तो ये थायोसाइनेट बनता है ना, FeSCN, और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है यूपिक नेम, एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका यूपिक नेम आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। एक यहाँ पर अब जो आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं C+O, इसको बोलते हैं कीटोन, है ना। इधर भी CH3 और इधर भी R ग्रुप है तो इसको बोलते हैं कीटोन, एक कीटोन है। और दूसरा एक यहाँ पर देखिए, ये OH देखकर आपको अल्कोहल नहीं पहचानना है जी, ये पूरा देखना है C+OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कीटोन है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो प्रायोरिटी के हिसाब से वहाँ पर नंबरिंग करते हैं। तो आपको पता है कि प्रायोरिटी में जो है ऊपर सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा। मैक्सिमम कार्बन लेके चलेंगे, 1 2 3 4 5, चौथा पोजीशन पे देखिए ये कीटोन ग्रुप आ रहा है। और जब कीटोन ग्रुप जो होता है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा तो उसके लिए ऑक्सो यूज करेंगे, इसका नाम हो जाएगा 4-ऑक्सो, है ना। उसके बाद तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर हम लोग लिखते हैं पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट सारा जो होता है वो सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। और पहले पोजीशन पे क्या है, 1 ओइक एसिड, पहले पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड हो जाएगा। और यहाँ से E जो है वो कट कर देते हैं, क्योंकि E के बाद अगर कोई वॉवेल है AEIOU तो इस E को हम लोग कट कर देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। तो पहला तो आप काट दीजिए, दूसरा भी काट दीजिए, तीसरा भी काट दीजिए, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड इसको बोलेंगे।
अगला देखिए, ये भी जो होता है एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका यूपेक नेम आपको पता करना है। तो देखिए कोई भी यूपेक नेम अगर आपको पता करना है तो हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, इस चार्ट को आप ध्यान रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल चेन या नंबरिंग जो होता है कहाँ से शुरू करेंगे ये पता चलता है, कैसे प्रिंसिपल चेन को सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग जो है कैसे करेंगे वो इसी हिसाब से। सबसे पहले आपको देखना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका प्रायोरिटी हम लोग पहले लेंगे। फिर देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, मतलब उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, उसके बाद इसका प्रायोरिटी देंगे। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको फिर प्रायोरिटी देंगे। फिर चलते हैं हम लोग तीसरे में, कार्बन एटम की संख्या देखते हैं उस कंपाउंड में। चौथा में जो होता है फिर देखेंगे हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब उसमें ब्रांच जो है किसमें कितना ज़्यादा है, अगर जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उस हिसाब से हम लोग उधर से जो होता है वो नंबरिंग करेंगे। पांचवा में फिर देखते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। पांचवा में क्या देखते हैं, ये लोकेंट का पोजीशन, मतलब जहाँ जहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करने के बाद लोवेस्ट सेट होना चाहिए लोकेंट का। जैसे मान लीजिए एक तरफ से नंबरिंग किए तो आया एक 2 पे और एक 3 पे ब्रांच मिला, दूसरे तरफ से किए तो एक 2 पे आया और एक 4 पे आया। तो कम से कम किस में आ रहा है जी, 2 तो दोनों में सेम है, तो फिर दिखेंगे कि इसमें जो है 3 आ रहा है और इसमें 4 आ रहा है, 3 वाला कम है, तो ऊपर वाला का जो होता है प्रायोरिटी हम लोग देंगे नंबरिंग में। और फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, है ना, सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो पहले किसको देखा जाता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर हम लोग कार्बन एटम को देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं चौथे पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कितना है, पांचवें पोजीशन पे फिर लोकेंट को भी देखते हैं, है ना, लोवेस्ट सेट ऑफ द लोकेंट, और लास्ट में जो है आपका चलता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस हिसाब से आप किसी का भी क्वेश्चन कर सकते हैं नोमेनक्लेचर का। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये देखिए बाबू, यहाँ पर Cl है, NO2 है, CH3, ये तीनों जो है सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए अल्कोहल रहता है, COH रहता है, तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर तीनों जो है ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम कर रहा है ना, तो नंबरिंग जो है वो अब हम लोग उस हिसाब से नहीं करेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं जी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो होता है वैसा कुछ नहीं है, ये तो रिंग बना रहा है। तीसरे में कार्बन देखते हैं, कार्बन की संख्या सब में देखिए 6 ही है, तो ये इससे भी डिटेक्शन नहीं पता चलेगा। चौथे में क्या देखते थे, ब्रांच, देखिए कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए 3 आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। मतलब पता किससे चल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों से इसमें आप कुछ पता नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से कि नंबरिंग किस हिसाब से करेंगे। तो देखो एक बार हम क्लोरीन से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1, इधर चलते हैं 2 3 4 5 6, तो जहाँ भी ब्रांच आपको मिल रहा है उसको लिख लीजिए। पहला ब्रांच पहले कार्बन से मिल रहा है, दूसरा दूसरे कार्बन पे मिल रहा है, और एक ब्रांचिंग कहाँ मिल रहा है, चौथे कार्बन, इस टाइप से लिख लिए। चलिए एक बार और इसका नंबरिंग करते हैं। अब मान लीजिए नंबरिंग हम इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब जो है ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट किस में आ रहा है, ऊपर वाला में। देखिए 1 1 इस टाइप से चेक करते हैं, 1 1 दोनों में सेम है। अब इसमें देखेंगे कि कम कौन आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब इसका ये वाला नंबरिंग नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इस हिसाब से नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे, इधर साइड से जाएंगे, ये पता चल गया। अब बच्चों को ये भी कंफ्यूज रहता है कि सर हम Cl से ही क्यों नंबरिंग करें, हम NO2 से क्यों नहीं कर सकते, हम CH3 से क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए NO2 से हम आपको करके दिखाते हैं, NO2 से भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कर लिए। यहाँ पर देखो लिखो, 1 पे आपको ब्रांच मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, और फिर कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है। इसमें भी देखिए इससे कंपेयर कीजिए, चूँकि ये वाला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया जी, ये वाला। अब इससे कंपेयर करना है कि किस हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। 1 2 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो कम वाला कौन है, ये वाला, मतलब अभी भी ऊपर वाला जीत रहा है ना, अभी भी ऊपर वाला जीत रहा है। अब वैसे ही फिर यहीं से नंबरिंग शुरू कीजिए, 1 2 3, तीसरे पर ब्रांच है, 1 पे ब्रांच है, 3 पे ब्रांच है, ये तो ऐसे ही कट गया। फिर आप बोलिएगा कि सर CH3 से नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर लो, यहाँ से भी लोकेंट नहीं आपको मिलेगा। 1 2 3 4,
तो ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है, 1 पे, 3 पे, 4 पे। 1 वाला तो सेम है, 3 वाला देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है जी, ऊपर में 2 है, इसलिए ये भी कट जाएगा। मतलब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से, मतलब अगर इस टाइप से नंबरिंग करेंगे तभी मिलेगा। सीएल से नंबरिंग शुरू करेंगे और राइट साइड में चलेंगे क्लॉकवाइज, तभी जो होता है हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिलेगा, मतलब यही वैलिड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला नंबरिंग जो है बेस्ट है। यहाँ पर लोकेंट भी आपको देखना रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप नहीं चल सकते हैं। आप डायरेक्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर क्रम नहीं कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लोकेंट के बाद में आता है प्रायोरिटी में, है ना। तो अब कर दीजिए। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नाम लिखेंगे। सीएल के लिए क्या यूज़ करते हैं जी, क्लोरो। NO2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रो। और CH3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल। तो सबसे पहले ABCD में कौन आता है, क्लोरो। क्लोरो कौन पोजीशन पे है, पहला पोजीशन पे। तो 1 क्लोरो, फिर 2 नाइट्रो, 4 मिथाइल बेंजीन। करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा। पहले एम आता है, देखो पहले ABCD में क्या आता है जी, एम आता है, फिर एन आता है, पहला नहीं होगा ना। दूसरा देखो 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। पहले C, फिर एम और फिर जो होता है N ना, ये वाला नहीं होगा, N को पहले बोल दिया। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आसान था, बस थोड़ा सा हमको बताना था कि लोकेंट का भी पोजीशन आपको लेना रहता है ना, उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी जो होता है एक एडवांस टेक्निक होता है। अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन में बहुत सारा मिक्सचर है, उसमें से किसी एक मिक्सचर को अगर आपको अलग करना है, एक सब्सटेंस को अलग करना है, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी एक एडवांस टेक्निक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 प्रकार का क्रोमेटोग्राफी होता है, एक होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी 2 प्रकार का होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये एक प्रकार का होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो होता है मेनली जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो पार्टीशन इसमें किया जाता है ना। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि एन अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, मेनली यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का बात कर रहा है, गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए जब भी जो होता है आपको ओजोनोलाइसिस कराए अल्कीन का, तो कुछ नहीं करना होता है। जहाँ भी आपको अल्कीन डबल बॉन्ड दिख रहा है उसको आप काट के दोनों तरफ ओ लगा दीजिए। यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, काट के ओ लगा दीजिए। यहाँ पर इसको काट के ओ लगा दीजिए। यहाँ पर इसको काट के आप ओ लगा दीजिए, मतलब 2 कंपाउंड आपको मिलेगा। तो बोल रहा है कि मिथेनॉल जो होता है एक प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। तो पहला वाला में देखिएगा तो कहीं भी जो होता है मिथेनॉल का चांस नहीं है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला में जब हम लोग ये डबल बॉन्ड को काट कर ओ लगाएं तो एक कंपाउंड जो आपको मिला है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ ओ लग जाएगा, यहीं पर तो ओ लगाए हम लोग। और दूसरा एक क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड O। इसी को क्या बोलते हैं जी, इसको क्या लिख सकते हैं, HCHO, और इसी को तो बोला जाता है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल जो होता है आपको कहाँ मिल रहा है, किसके ओजोनलाइसिस करने पे मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन बी वाला, बी का ओजोनलाइसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर मिथेनॉल मिल रहा है। डी वाला देखो, डी वाला में भी नहीं मिलेगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इसको ब्रेक किए ओ लगा दीजिए दोनों तरफ। एक तरफ ओ लगाएं तो ये मिला, और दूसरा एक कंपाउंड मिलेगा CH3CH और यहाँ पर O। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो इथेनॉल है। हमसे बोल रहा है कि मिथेनॉल ढूंढना है, तो मिथेनॉल आपको सिर्फ और सिर्फ बी वाला का ही ओजोनलाइसिस करने पर मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोपीन है ना, इस टाइप से CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यही प्रोपीन है। तो प्रोपीन का बोल रहा है कि रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरोक्साइड आ गया। अगर यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ HBr रहता, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार बनता, और मार्कोनी-कॉप्स रूल बोलता है कि Br जो है वहाँ पर जाके ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम किधर है जी, बीच वाले कार्बन के पास। तो ये बनता कब, जब HBr नहीं होता। चलिए हम इसको हटा देते हैं, तब जो है ये बनता। लेकिन बोल रहा है कि HBr के साथ हम लोग ले रहे हैं पेरोक्साइड। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ये एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल करता है कि Br जो है वहाँ उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा कि कहाँ दिख रहा है, इस वाले कार्बन के साथ, तो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो CH3CH CH2Br ये वाला आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो पेरोक्साइड के साथ ये वाला बनेगा, विदाउट पेरोक्साइड के साथ जो होता है ये वाला बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल आप बोल सकते हैं, और ब्रोमाइड। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि डाईहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। देखिए जब इथेन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो स्टैगर्ड, है ना, इक्लिप्स, बहुत सारा जो होता है फॉर्म आता है। तो सबसे जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है। देखिए हम फिगर भी बना लिए। ये मोस्ट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम दूरी पे होता है। अपना मैक्सिमम दूरी पे जब हाइड्रोजन रहेगा तो उस कंडीशन में रिपल्सन जो होता है बहुत कम होगा और स्टेबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में जो होता है डाईहेड्रल एंगल, मतलब 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाए। और स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है ये मोर स्टेबल होता है, और एक होता है आपका इक्लिप्स फॉर्म, ये लेस स्टेबल होता है। वहीं अगर आपसे इक्लिप्स फॉर्म में जो होता है डाईहेड्रल एंगल पूछता है 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है, कोई इनके बीच का एंगल नहीं होता है ना। इक्लिप्स फॉर्म में 0 डिग्री और स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री हो जाता है। क्या, डाईहेड्रल एंगल। हमसे स्टैगर्ड पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड आपको पहचानने आना चाहिए। इक्लिप्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है एकदम पास होता है, जितना पास हो सकता है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाता है। और स्टैगर्ड में एकदम मैक्सिमम दूरी पर होता है, यहाँ पर देखिए, है ना। तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का हो जाता है। अगला देखिए बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन। 4 आपको कंपाउंड दिया है, बोल रहा है कि सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड किसमें होता है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। फिर जो होता है डबल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में आपको पता है कि एनर्जी भी सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि छोटा बॉन्ड है तो छोटा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सबसे कम सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी का भी क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। खैर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो देखिए डायमंड में क्या होता है कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इथेन की बात करें, यहाँ भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में देखिए इस टाइप से होता है। तो बेंजीन में ना डबल बॉन्ड होता है, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का करेक्टर जो होता है यहाँ पर होता है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये एसिटाइलिन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एसिटाइलिन बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, है ना। इथाइन का ही दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है जी, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन में आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहीं जो है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड इसी में मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जीरो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसमें भी जो होता है वेक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो सबका फिगर बनाते हैं। 1 ब्यूटीन, देखिए इस टाइप से, इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन, बाकी हम लोग हाइड्रोजन को सजा लेंगे। दूसरा देखिए बोल रहा है 2 मिथाइल प्रोपीन, इस टाइप से हम आपको बनाते हैं एक रफ डायग्राम, 2 मिथाइल प्रोपीन। तीसरा चलिए बोल रहा है कि सिस 2 ब्यूटीन, सिस फॉर्म बोल रहा है। तो सिस फॉर्म में क्या होता है जी, सेम साइड में आता है ये वाला, ये क्या है, सिस 2 ब्यूटीन इसको बोलेंगे। और चौथा बोल रहा है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस में क्या होगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा, CH3 इधर और एक CH3 इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो पहला वाला में देखिएगा तो कोई भी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा वाला में भी नहीं मिलेगा, तीसरा वाला में नहीं मिलेगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो होता है यहाँ पर फोर्स बच जाएगा, कैंसिल आउट पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। लेकिन चौथा वाला में देखिएगा तो ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है, सेम जितना ये है उतना ही ये है, सेम उसी हिसाब से, है ना। जो डायरेक्शन होता है वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव का तरह होता है। तो ये जो है इधर आ रहा है ना, ये जो है इधर आ रहा है। तो सेम जो है वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट है, और सेम टाइप का जो होता है फोर्स लग रहा है, तो सब क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और ये वाला फोर्स जो है इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर म्यू जो आपको मिलेगा डाइपोल मोमेंट वो जीरो मिलेगा। तो जीरो कहाँ मिल रहा है, ट्रांस 2 ब्यूटीन में। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। जबकि इन सब में जो होता है कुछ ना कुछ आपका डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर म्यू जो होता है वो जीरो नहीं होगा इन सब में।
तो जब म्यू जीरो नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो आप देख रहे हैं जिसका म्यू जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर। ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम। कार्बोनियम कार्बोकटायन का ही एक नाम है ना, कार्बोकटायन को ही कार्बोनियम के नाम से जानते हैं। तो जब बेंजीन के ऊपर जो होता है आपको CH2+ इस टाइप का दिखे तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। तो बेंजाइल कार्बोनियम में या बेंजाइल कार्बोकटायन में पूछ रहा है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए जिसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है। तो हाइब्रिडेशन के लिए क्या गिनेंगे, सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। इस H को आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लीजिए, एक H इधर एक H इधर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना आया, एक ये एक ये एक ये, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन sp2, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट वाला आता है क्वेश्चन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिक्यूलर वेट के। जितना ज़्यादा भार होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन ब्रांचिंग के, अगर ब्रांचिंग बढ़ाते चलिएगा तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो देखिए पहला बोल रहा है एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसमें। 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें कितना कार्बन है जी, ब्यूटेन में 4 और 1 मिथाइल में 5 कार्बन है। अच्छे से देखते जाइए इसको, बहुत आसान है। इसमें कितना कार्बन आ गया, 5 कार्बन आ गया। तीसरा एन पेंटेन, इसमें भी 5 कार्बन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन और 2 बोल रहा है कि मिथाइल ग्रुप है तो इसमें भी 2 और 3 5 कार्बन। इसका मतलब 5 कार्बन वाला का तो सबसे ज़्यादा होगा जी बॉइलिंग पॉइंट 4 कार्बन वाले के मुकाबले, है ना। सबसे पहले क्या देखना है आपको, कार्बन की संख्या देखना है कि कार्बन की संख्या ज़्यादा मतलब भार ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसका मतलब कि दूसरा, तीसरा और चौथा का बॉइलिंग पॉइंट पहला वाला से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इन तीनों में कार्बन की संख्या 5 आ रहा है। मतलब पहला वाला सबसे कम हो जाएगा। पहला वाला सबसे कम जो होता है ए में नहीं दिख रहा है, मतलब एक ऑप्शन कट गया। अब इन तीनों में देखना है। अब इन तीनों में देखिएगा तो अब मोलिकुलर वेट से काम नहीं चलेगा क्योंकि इन सब का मोलिकुलर वेट जो है वो सेम हो जाएगा क्योंकि सब में जो होता है 5 ही कार्बन है। अब वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना पड़ेगा ब्रांचिंग से, जिसमें जितना ज़्यादा ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन को हम बनाते हैं, 1 2 3 4 और दूसरे पे मिथाइल लगा है CH3। रफ डायग्राम बनाते हैं। दूसरा ये हम किसका बनाएंगे, दूसरा को बनाए हैं। तीसरा बनाते हैं एन पेंटेन। एन पेंटेन कहने का मतलब क्या है, सारा जो है एक ही चेन में है। चौथा को बनाइए 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पर एक C लगा है, एक ऊपर C लगा है, एक नीचे C लगा है। तो सबसे कम ब्रांचिंग किसमें है जी, तीसरा वाला में। मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा एन पेंटेन का, तीसरा वाला का। देखिए तीसरा वाला तो सिर्फ और सिर्फ डी में ही दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, फिर ये दूसरा वाला का देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांचिंग है। फिर सबसे कम हो जाएगा इन तीनों में चौथा वाला का, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 2 ब्रांच है। ये तो पेरेंट चेन हो गया और ब्रांच कितना मिला, 2। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, और सबसे कम तो पहला वाला होगा क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ही कम हो गई, भार कम, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए आपको बस कुछ नहीं देखना होता है, ये कार्बन को देखना है, इस कार्बन के पास सेम ग्रुप बस नहीं लगा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी अगर ए हो गया तो ये GI नहीं शो करेगा, है ना। बस सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। इस साइड सेम ग्रुप हो सकता है, अपोजिट साइड में इधर ए है इधर ए है तो ये GI शो करेगा, लेकिन ये वाला जो है वो सेम नहीं होना चाहिए तो कभी भी GI शो नहीं करेगा। ये वाला GI शो नहीं करेगा, है ना। इधर इधर सेम हो सकता है, इधर ए इधर B तो ये GI शो करेगा, है ना। ये वाला साइड एक जैसा हो सकता है ग्रुप, लेकिन एक ही कार्बन पर जो है वो सेम ग्रुप आपका नहीं होना चाहिए। एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप हो गया तो वो GI शो नहीं करेगा। तो हमसे वही पूछ रहा है कि GI किस में शो नहीं करेगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है जी, तो ये GI शो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पे देखिए ये अलग है, ये Cl ये दोनों अलग अलग कार्बन पे है तो ये भी जो होता है GI शो करेगा, ये भी नहीं होगा। ये CH3, ये देखिए C2H5 है ना, गड़बड़ नहीं कर देना है, अलग अलग है, यहाँ भी अलग, यहाँ भी अलग, ये भी शो करेगा। लेकिन D वाला को देखिए, यहाँ पर भी एक कार्बन, इस कार्बन के साथ ये CH3 लगा है, ये भी CH3, मतलब
दोनों ग्रुप जो कार्बन के साथ लगा है वो सेम हो गया। अगर सेम ग्रुप जो है एक ही कार्बन के साथ लगा है तो कभी भी वो GISO नहीं करेगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यही बोल रहा है कि इसमें GISO नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। कार्बन आयन करने का मतलब क्या है जी? कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको कार्बन आयन बोलते हैं, या और एक होता है कार्बोनियम या कार्बोकेटायन, दोनों एक ही नाम है ना, कार्बोनियम कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो कार्बन आयन का अगर आपको स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो इसका स्टेबिलिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, है ना। चूंकि इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके लिए दिक्कत होना शुरू हो जाएगा ना, पहले से ही इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो -I जो है इसका स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी, है ना। तो -I के प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए सारे कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाल लेते हैं। देखिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है, इसका अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालिएगा, मतलब सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। हाइब्रिडेशन के थ्रू हम लोग पता कर लेंगे कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्मा है। ये वाला कार्बन देखिएगा जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसका कार्बन भी, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है sp। जबकि इस कार्बन को देखिएगा तो यहाँ पर 1 2 3 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पर sp2, है ना। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp2। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है sp का, फिर sp2 का, और सबसे कम होता है sp3 का। तो और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज, इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो कार्बो एनायन का जो होता है स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, पहला और दूसरा का। पहला और दूसरा का जो है तीसरा वाला से स्टेबिलिटी तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन में, दूसरे वाले में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तीसरे वालों से तो ज़्यादा है। तो सबसे कम तो तीसरा वाला होगा। तीसरा वाला देखिए ए में दिख रहा है, बी में सबसे कम दिख रहा है, मतलब सी और डी को आप काट दीजिए। अब पहले दूसरा में चेक करना है कि किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर आप देखिए CH3 लगा है, ये +I का काम करता है, और +I ग्रुप मतलब डोनर ग्रुप अगर लगा रहेगा कार्बन आयन के साथ तो उसका स्टेबिलिटी को कम कर देता है। और यहाँ पर जो होता है कुछ डोनर ग्रुप नहीं लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर जो होगा कार्बन आयन का वो दूसरे का, फिर पहले का, और सबसे कम हो जाएगा आपका तीसरा। तीसरा का सबसे कम क्यों हुआ, यहाँ पर जो है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाले, हाइब्रिडेशन से देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है इसका है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम तो स्टेबिलिटी भी कम। इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, चूँकि हाइब्रिडेशन sp है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, है ना। इन दोनों में कैसे हम चेक किए कि पहला और दूसरा में जो है दूसरा वाला क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दूसरा वाला में कोई जो होता है डोनर ग्रुप नहीं लगा है, जबकि यहाँ पर देखिए CH3 ये +I के रूप में काम कर रहा है, ये डोनर के रूप में काम करेगा, और +I अगर लगा है तो ये स्टेबिलिटी को कम कर देता है किसका, कार्बन आयन का। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो फिर से एक बार लेकर मिलते हैं एक धमाकेदार लेक्चर को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।